देखिए बच्चों, फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, पूरा कंसेप्ट थ्योरी। तो थ्योरी जो पढ़ाए हैं, अब उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको आप लोगों को हमें क्या करना है, समझाना है। तो देखिए कैसे समझते हैं कि जितना पढ़े हैं आप लोग उसको कैसे कैसे क्वेश्चन बनना है। तो पीछे लेक्चर में जाकर के देखिएगा तो पूरा पढ़ाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आता है साउंड वेव से, जो किसी भी एग्जाम में सब पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के सार से लिया गया है कि साउंड सबसे तेज कहां चलता है। पहला जो क्वेश्चन है कि साउंड सबसे तेज कहां चलता है, पहला क्वेश्चन पूछता है हमेशा। आपको ऑप्शन दिया रहेगा ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, ऐसे दिया रहेगा कि साउंड सबसे तेज किस में चलता है। दिया रहेगा ठोस, द्रव, गैस, ऐसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैस तो आपको लगाना है ठोस में। अब पिछला क्लास में बताए थे बच्चों कि जब ठोस दे दे और ठोस में 3-4 ऑप्शन देते, स्टील, आयरन, गोल्ड, तो वहां पर बताए थे कि जब में ठोस दे दे, ऐसे देता नहीं है, ठोस, द्रव, गैस है तो ठोस में होता है, उसके बाद होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस, हवा में, ये बताए। तो साउंड की जो मीडियम पर निर्भर करती है तो ठोस लगाना है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है जो बताए हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साउंड वैक्यूम में चल सकता है कि नहीं, यस या नो बताना है। एनसीईआरटी में जो दिया है जिससे क्वेश्चन बनता है कि साउंड जो ध्वनि है, ध्वनि वैक्यूम निर्वात में चल सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साउंड जो है वैक्यूम निर्वात में चल सकती है कि नहीं, तो आपको कहना है नो, नहीं चल सकती। जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। पूछेगा कि साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, तो आपको कहना है नो, नहीं, साउंड निर्वात में नहीं चलती है। इसके चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम होना चाहिए। साउंड को चलने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, मीडियम होना चाहिए। तो आज हम लोग जो पिछला कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाए हैं उस पर कितना क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी जो पढ़ाए थे आपको साउंड का थ्योरी की क्या क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि ताकि किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न स्किप हो, तो उसका क्वेश्चन आज हम लोग उस पर जितना पूछा है कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि कितने फ्रीक्वेंसी तक के साउंड ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। मानव जो होते हैं, ह्यूमन मीन्स मानव कितने, माने मनुष्य कितने फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति तक साउंड सुन सकते हैं। देखिए हम अपने शब्दों में क्वेश्चन को लेकर बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस क्वेश्चन सब है कि जो मनुष्य होता है कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी आवृत्ति तक की साउंड सुन सकता है। तो जो ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, जैसे हम हैं, तो हम लोग का जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है सुनने के लिए, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इतना तक हम लोग सुन सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। ये ऑडिबल में, श्रव्य में आता है। 20 से कम होगा तो बताए हैं बच्चों थ्योरी में, तो वो पूछेगा 20 से कम, तो उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। उसे क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, अश्रव्य। और जो अल्ट्रासोनिक होता है, पराश्रव्य, वो 20,000 से ज्यादा होता है। और 20,000 के हर्ट्ज में हम लोग सुनते हैं। उसको बताए हैं कि चमगादड़ सुनते हैं, डॉग सुनते हैं, कम वाले में हाथी आते हैं, बड़े बड़े एनिमल, तो ये सब व्हेल, फिश, सब थ्योरी बताया गया है एनसीईआरटी का। अब उसमें क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि फिक्स है, हमेशा रिपीटेड होता है, ये
है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो है जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो इसके पीछे वाला पार्ट देखिए, वहां पर सब समझाया गया है। एक एक चीज पढ़िएगा तो एक भी साइंस का क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। यहाँ पर पूरा साइंस कंप्लीट ऑफलाइन के जैसा बताया जाएगा। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बताए थे कि सोनार में किस वेव का यूज होता है। देखिए बच्चों, यदि फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाता है तो पता है उसे अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य कहते हैं, 20 से कम। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था कि सोनार में किस वेव का यूज होता है। अगला आया था बच्चों कि सोनार में किस वेव तरंग का यूज होता है। ये क्वेश्चन आया था कि जो सोनार होता है समुद्र की गहराई पता करने के लिए, समुद्र में कोई चीज हो गया है उसको पता करने के लिए, वाटर के अंदर पनडुब्बी की पता लगाने के लिए, उसमें किस वेव का यूज किया जाता है। तो आपको उत्तर लगाना है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। आपको याद लगाना है बच्चों कि पराश्रव्य जो तरंग होती है ना उसी का यूज किया जाता है। कहाँ? सोनार में। और पराश्रव्य का बताया था कि चमगादड़ यूज करती है अपने टॉक करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने अंदर से एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव। और पराश्रव्य का यूज एक और होता है सोनोग्राफी जो होता है अल्ट्रासाउंड में, वहां पर बताए हैं। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद क्या पूछेगा, क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो थ्योरी में सब आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लाउडनेस जो होती है, शोर। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है लाउडनेस। देखिए लाउडनेस को शोर कहते हैं बच्चों। शोर, हल्ला, जो शोर होता है, आवाज ज्यादा शोरगुल, तो लाउडनेस कहते हैं। या इसी को कह सकता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। लाउडनेस का है शोर करके दिया है, और अलग अलग पेपर में कभी कभी दे दिया है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता ये दे दिया है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे लाउडनेस कहते या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता किसमें मेजर की जाती है, किसमें मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, किसमें मेजर की जाती है, किसमें मेजर की जाती है। लाउडनेस जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको कह सकते हैं ध्वनि की तीव्रता या शोर। लाउडनेस मीन शोर, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता किसमें मेजर की जाती है, किस इकाई में मापी जाती है। तो आपको याद करना है डेसिबल। इसको क्या कहते हैं बच्चों? डेसिबल बताए। तो डेसिबल आपको टिक लगाना है। डेसिबल में फ्रीक्वेंसी जो मापी जाती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है, लेकिन अगर पूछेगा कि लाउडनेस या इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो आपको क्या बताना है? डेसिबल। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इको सुनने के लिए परावर्तक से या दीवार से दूरी कितनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इको जो होता है प्रतिध्वनि, सब इसको कंसेप्ट समझाए, निकाल करके बताए हैं कि कैसे होता है। लेक्चर में जाकर के देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ हम लोग ले रहे हैं कि जितना थ्योरी पढ़े उसमें से क्वेश्चन क्या क्या आया है। इको प्रतिध्वनि सुनने के लिए दीवार से या रिफ्लेक्टर, परावर्तक होता है दीवार, जहां साउंड जाकर के लड़के आती है उसी को दीवार को रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। परावर्तक से दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी
चाहिए। तो आपको लिखवा है बच्चों कैसे भी 17.15 मीटर या 17 मीटर इतना होनी चाहिए। अब आपको ये जाकर के देखिएगा तो वहां पर सिद्ध किया है कि टाइम कितना होता है, साउंड का जो इफेक्ट होता है हमारे कान तक कितने मिनट तक रहता है, कितने सेकेंड तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पूछता है सुपरसोनिक मिसाइल कौन होती है, कितने स्पीड से। तो देखिए सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है और साउंड कौन सा तरंग है। और एक पूछता है कि जो कोई बोलता है तो उसका इफेक्ट, कोई आवाज बोला हेलो या नाम पुकारा तो आपको जो सुनाई देता है उसका इफेक्ट कान पर कितने समय तक रहता है। तो आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन है कि साउंड का जो इफेक्ट होता है, जो आवाज रहता है हमारे कान तक कितने तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक या 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन बताए हैं कि कोई भी साउंड है तो उसका इफेक्ट हमारे ईयर तक, हमारे कान तक कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आया है कि सुपरसोनिक मिसाइल कैसी होती है। सुपर सोनिक मिसाइल कौन होती है मीन्स कहने का मतलब है कि सुपरसोनिक का स्पीड कितना होता है। तो देखिए जिस मिसाइल का स्पीड, जिसकी स्पीड 1.2 मैक से, मैक बताए हैं, जाकर के मैक देखिए, से 5 मैक तक हो, 5 मैक, उसे सुपरसोनिक कहते हैं। अब मैक क्या है तो बताएंगे, साउंड के स्पीड को 1 मैक कहते हैं। तो साउंड की स्पीड से ज्यादा है, 1.2 है। अब 5 मैक तक रहेगा, साउंड के स्पीड के 5 गुना तक अगर चलती है तो वो सुपरसोनिक में है। वहां पर फिर भी बताए हैं कि सब सोनिक किसे कहते हैं, हाइपरसोनिक का स्पीड कितना होता है सर। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुपरसोनिक का स्पीड कितने मैक से कितने मैक के बीच में होता है। तो आपको याद रखना है कि सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसका स्पीड होता है 1.2 मैक से 5 मैक तक के बीच में। ये क्वेश्चन अगला बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कोई भी साइंस का बुक उठाइएगा तो मिलेगा कि साउंड कौन सी तरंगे है, साउंड कौन सा वेव है। साउंड जो है, साउंड ध्वनि कौन सा तरंग है, कौन सा वेव है, वेव मीन्स तरंग है। ये क्वेश्चन हमेशा लाइट को पूछता है या साउंड को पूछता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में कि साउंड कैसी तरंगे है, नेचर पूछता है या लाइट पूछेगा। तो देखिए साउंड जो होती है बच्चों मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे ये होती है। तो साउंड को याद करना है कि अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, यांत्रिक होती है, अनुदैर्ध्य होती है। और लाइट जो होती है ट्रांसवर्स होती है बच्चों, अनुप्रस्थ होती है, बताए हैं। तो ये हमेशा पूछता है, या तो लाइट का पूछेगा कि लाइट यही दे देगा, लाइट जो है प्रकाश कौन सा तरंग है, तो आपको यहाँ करना है लॉन्गिट्यूडिनल की जगह ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये पूछता है। फिर पूछा है कि स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो प्रत्यास्थता ने बताया था स्टील होता है। अब आता है इको किस नियम पर कार्य करती है, आपको बताया है बच्चों, थ्योरी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इको होता है, इको जो होता है, इको प्रतिध्वनि जो इको होता है। देखिए इको क्या हुआ, हमने बोला सामने कोई वाल है, जाकर के टकरा करके आई और इको पैदा हुए, तो परावर्तन के नियम पर काम करती है। इको प्रतिध्वनि किस लॉ मीन्स नियम पर वर्क करती है,
वर्क मीन्स कार्य करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इको होती है, प्रतिध्वनि जो होती है, किस लॉ, किस नियम पर कार्य करते हैं, इको किस नियम पर कार्य करती है, तो आपको बताना है परावर्तन के नियम पर, परावर्तन के नियम पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम। तो इतना क्वेश्चन जो था अभी जो हम लोग पढ़े थे उसमें से निकल कर आए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बच्चों हम लोग का, वो है कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। अगला जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है कि घटता है, एक क्वेश्चन बनता है। तो उसी के लिए है कि टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब बोला कि ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव, ध्वनि के चाल पर ताप का प्रभाव। देखिए यहां पर न्यूमेरिकल भी आता है, जैसे छोटे छोटे एनटीपीसी हुआ, या जो सीटेट हुआ, या टेट हुआ, या जो ग्रुप डी है, तो इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है कि ध्वनि अगर ताप को 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, रूट वर्गमूल निकाल लिया जाता है। तो ऐसे पूछता है, क्यों होता है, तो देखिए ध्वनि की चाल क्या होती है बच्चों, ध्वनि की चाल ताप का प्रभाव, माने ताप के प्रभाव क्या पड़ता है ध्वनि के चाल पर, स्पीड ऑफ साउंड पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, माने टेम्परेचर से घटता है कि बढ़ता है, तो ये ध्वनि के चाल पर पड़ता है। तो क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछेगा कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ेगा कि घटेगा कि उतना ही रहेगा, माने परिवर्तित तीन में कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ताप घटने पर क्या होता है, तो देखिए ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल सब एक एक इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे डेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। तो अभी टेम्परेचर पर है, तो हम बताएंगे, देखिए बच्चों 0 डिग्री पर जो होता है ना ध्वनि की चाल, 0 डिग्री पर, अगर 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल हम याद करें तो हम आपको बताएं कितना, 0 डिग्री पर होता है 332 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 332 मीटर चलती है साउंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल कितना होता है, 332। और जब 22 डिग्री ले लेते हैं, लगभग रूम टेम्परेचर जितना कमरे की ताप होता है, रूम का ताप होता है, अगर 22 ले लेते हैं तो 342 मीटर या 43 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो देखिए ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपको कहना क्या है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, रिलेशन क्या होता है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है। अगर टॉप लेवल में पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर लेवल में पढ़े, तो ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है बच्चों 3 गामा आर बाई टी, 3 गामा आर बाई टी, आर टी 3 आर टी बाई रो, या गामा भी होता है। ये आपका क्या होता है, ये होता है गामा आर टी बाई एम। जो ध्वनि की चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड, वो ये होती है। ये कब न्यूमेरिकल, जैसे मान लीजिए जेई लेवल या नीट लेवल का है, या एनडीए के लिए है, या उसमें जो न्यूमेरिकल प्योर फिजिक्स 12 का पूछता है, उसमें इस पर दिया रहेगा। ये इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है, प्रत्यास्थता गुणांक, ये गैस नियतांक है, और टी टेम्परेचर दिया रहता है, तो ये रख देते हैं। तो यहाँ से साउंड ऑफ स्पीड निकल जाता है टी डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब यहाँ से क्या एक रिलेशन होता है बच्चों, यहाँ से अगर ध्वनि की चाल जो देखे तो ये सब कांस्टेंट होता है, आर एम सब मास है, द्रव्यमान है, तो रूट में ताप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो
कहेंगे कि ध्वनि के चाल ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ने पर लिखेंगे, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, क्योंकि ध्वनि की चाल ताप के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समानुपाती का मतलब होता है, अगर बाटा में रहता फॉर्मूला तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत कर्मानुपाती। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो बढ़ेगा, इसमें दोनों बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और इसीलिए इसका सूत्र होता है V1 बटा V2 बराबर, अगर बनाना हो तो T1 बटा T2, ऐसे देता है बच्चों, ऐसे। अब यहाँ पर जो T1 T2 है ना, T1 T2 केल्विन में लेना है। क्यों, किस में लेना है, केल्विन। अभी सवाल बनाकर दिखाते हैं, केल्विन में लेना है। क्यों कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस देगा। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है, बढ़ता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज करे, ऊपर का तीर का मतलब बढ़ेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। यदि ध्वनि की चाल बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में या शॉर्ट फॉर्म में। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, क्यों, क्योंकि ताप के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत कर्मानुपाती होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, अगर ध्वनि की चाल की बात करें 0 डिग्री पर बच्चों, तो वो 332 होती है। VT का जो मान होता है वो होता है 332 प्लस 0.61 T डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला होता है, 332 सिद्ध किया जाता है 12 में। तो अब देखिए क्या, T के मान अगर 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में है T, तो V1 पर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 332 प्लस 0.01, 1 रखेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो ये बढ़ गया। तो पूछता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ती है। तो आपको लिखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, ताप जाकर के देखिएगा हर थ्योरी में मिलेगा, ताप बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना होती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। देखिए बढ़ गई, ये बढ़ गई है। 1 रखे हैं तो यहाँ 1 रखेंगे T के जगह, तो यही बेसी हो जाएगी। देखिए 0 रखेंगे ना, 0 पर, 0 डिग्री पर रखेंगे तो भी 0 माने 0 पर, यहाँ T के जगह 0 रखेंगे, 0 का मतलब 0 डिग्री पर 4, तो 0 डिग्री पर 4 रखेंगे तो ये तो T के जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 332 प्लस 0 हो जाएगा, तो 332। इसीलिए 0 पर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल कितना बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड। 1 डिग्री, अगर 2 डिग्री पूछ दे कि 2 डिग्री पर कितना बढ़ना है, तो इसी में 2 से गुणा कर दीजिएगा। T के जगह यहाँ 2 रखेंगे तो दुगुना हो जाएगा, इसी का इसमें 6.1 पर इतना है। 3 डिग्री पर पूछेगा तो इसी में 3 से गुणा कर देना। 4 डिग्री पर कितना बढ़ेगा पूछेगा, इंक्रीजिंग, तो इसी में 4 से गुणा कर देना। तो ऐसे आपको क्या करना है, सब बनाना है। तो अब इस पर जैसे क्वेश्चन भी आता है, कैसे आता है, देखिए कहेगा कि ध्वनि यदि ताप को 4 गुना कर दिया जाए, ताप के जैसे T1 T है, ताप को 4 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितना गुना हो जाएगा। तो ताप T है और T2 कर दिया 4T, 4 गुना, मान लीजिए कुछ भी हो, 1 हो तो 4 हो जाएगा, x हो तो 4x हो जाएगा। तो मान लीजिए V1 जो था V, तो V2 कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। कैसे, तो अभी सूत्र बताए थे कि T1 बटा T2 बराबर V1 बटा V2,
ये सूत्र बताया है। तो देखिए V1 की जगह क्या लिख देंगे, V2 की जगह निकालना है बराबर T1 की जगह लिख देंगे T2 की जगह 4T, T से T कट गया, 4 का वर्गमूल 1/2, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/2, इधर गुणा होगा 2V, चाल कितना हो गया 2 गुना। तो जितना ताप बढ़ाते हैं उसका वर्गमूल, अगर ताप कहेगा कि 16 गुना कर दिए, 16 गुना, तो आपको रूट में कर देना है, और रूट में 16 निकलेगा तो 4 गुना आंसर होगा। अगर कहेगा कि ताप को 25 गुना बढ़ा दिया गया, 25 गुना, तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 गुना का है, 25 का वर्गमूल 5 गुना लगा देना है, ये रहा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे, एक कंटेंट चाहिए पूरा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल घंटी पर ऐसे फुल ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी क्लास ले, जब भी लाइव आकर पढ़ाए आपको, तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आज के लिए इतना ही।